किया गया है। बता दें कि डॉक्टर आदिल अहमद से पूछताछ के बाद ये खुलासा हुआ है। फरीदाबाद से 3 मैगजीन की एक पिस्टल बरामद हुई है। वहीं फरीदाबाद से डॉक्टर मुफाजिल को भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल फरीदाबाद में किराए के कमरे पर रहता था मुलजिम। पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है। किराए के कमरे पर विस्फोटक रखा सामान भी बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर आदिल अहमद की जानकारी के मुताबिक हरियाणा के फरीदाबाद से बड़ी तादाद में गोला बारूद बरामद किया है। इससे पहले इसी डॉक्टर के कश्मीर वैली में लॉकर से भी AK-47 राइफल और गोला बारूद बरामद किया गया है। ये कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। इसी सिलसिले में कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि सुरक्षा बल इस वक्त सख्त नजर आ रहा है। तमाम इलाकों में कार्रवाई की जा रही है। दहशतगर्दाना गतिविधि को रोकने के लिए इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं इस दौरान पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। 3 वैक्सीन बरामद की गई है। साथ ही साथ मुलजिम डॉक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये जम्मू कश्मीर ऑपरेशन के हवाले से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस ने अब बड़ी कामयाबी हासिल की है। दहशतगर्दी की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। डॉक्टर आदिल अहमद से पूछताछ के बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है। फरीदाबाद से 3 मैगजीन की एक पिस्टल बरामद की गई है। वहीं फरीदाबाद से डॉक्टर मुफाजिल को भी गिरफ्तार किया गया है। फरीदाबाद में किराए के कमरे पर रह रहा था मुलजिम। किराए के कमरे में विस्फोटक रखा सामान भी बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसी के साथ कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के भी तमाम मकामात पर छापेमारी की जा रही है। दहशतगर्दाना हरकतों को रोकने के लिए ये मुहिम शुरू की गई है। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे राही जुड़ गए हैं। राही, फिलहाल क्या कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं? बड़ा ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है और पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ काबिल एतराज सामान भी बरामद हुआ है। देखिए सदफ, ये अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों के लिए और इस ऑपरेशन को जम्मू कश्मीर पुलिस लीड कर रही थी और दूसरी सफलता पुलिस को फरीदाबाद में मिली। यानी हरियाणा के फरीदाबाद में एक दूसरे डॉक्टर को दर्द दबोचा, जिसके पास से बड़ी मात्रा में जो है वो रिकवरी हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस पहले से ही इन लोगों को मॉनिटर कर रही थी। कश्मीर घाटी के अनंतनाग GMC से जब एक डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया गया, उसके जो लॉकर से AK-47 मिली और जबकि जो दूसरा उसकी बिना पर जो दूसरा डॉक्टर था वो फरीदाबाद में था। तो सुरक्षा बलों ने को इनपुट मिलने के बाद उसे भी वहां से जब गिरफ्तार किया गया तो उसने बड़ा खुलासा किया और उस खुलासे में तमाम जो है वो आतंकवादियों के स्फोट जैसे सामान मिले, जिसमें 350 किलो RDX जो है वो बताया जा रहा है। उसके साथ में जो है वो असॉल्ट राइफल है, मैगजीन है, जो भी सामान आतंकवादी जो है वो प्रयोग करते हैं वो सारा सामान वहां से बरामद हुआ है। और ये अब तक की सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि देश को दहलाने का एक बार फिर से प्रयास किया जा रहा था। एक बड़ी साजिश को जो है वो नाकाम किया है। जो दूसरा डॉक्टर फरीदाबाद से पकड़ा गया है उसका नाम मुजम्मिल है, जबकि एक इनका साथी अभी तक फरार चल रहा है। हालांकि उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां लगातार उससे जो है वो ढूंढ रही हैं। और आपको यह भी बताना चाहूंगा सदफ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हरियाणा पुलिस ने की है और उन्होंने इसमें यह तमाम खुलासे किए हैं कि अभी तक जो फरीदाबाद से जिस डॉक्टर को पकड़ा गया है उससे क्या कुछ रिकवरी हुई है। जबकि उन्होंने यह भी कहा है कि ये जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस का एक संयुक्त ज्वाइंट ऑपरेशन था और इस ऑपरेशन में अभी तक जो सफलता मिली है, जो रिकवरीज हुई है, उन्होंने मीडिया के सामने वो सारी डिटेल में बताई है। और अभी यह भी बताया है कि ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। इस ऑपरेशन में अभी और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि ये एक मॉड्यूल है। ये मॉड्यूल जैसे कश्मीर घाटी से शुरू हुआ और इसके तार देश के कहां-कहां किन-किन हिस्सों में जुड़े हुए हैं, ये सुरक्षा एजेंसियां पता लगाने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन एक बड़ी साजिश, जो कि एक वारदात को ये अंजाम देने की फिराक में थे, उसे जो है सुरक्षा बलों ने समय रहते हुए ही उस पूरे मॉड्यूल को जो है वो बस्ट किया है। अब इनके तार कहां-कहां, हालांकि जो हमारे विश्वसनीय सूत्र हैं
सूत्रों ने ये बताया कि ये दोनों लोग जो डॉक्टर थे, ये जैश के साथ एफिलेटेड थे। इनके आका जो हैं वो सीमा के उस पार थे। लगातार जो इन्हें डायरेक्शंस मिल रही थी, ये एक बड़ा प्लान कर रहे थे, यहाँ पर किसी बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। और आप अंदाजा लगाइएगा कि कश्मीर घाटी के अंदर अनंतनाग में एक जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर वो वेपन कैसे पहुंचा, ये एक बड़ा सवाल है। और उस डॉक्टर के पर्सनल लॉकर के अंदर से वो वेपन मिला। जब उससे पूछताछ की गई, जब उसे हिरासत में लिया गया, तो उसने ये कबूल किया कि जो उसका दूसरा साथी है डॉक्टर, वो डॉक्टर जो है वो फरीदाबाद में है। वो फरीदाबाद में किसी यूनिवर्सिटी में वहां पर पढ़ाता था और ये फिजिशियन भी बताया जा रहा है, वो फिजिशियन था एक। तो उसे जब हिरासत में लिया गया तो तमाम एक ये बड़ी रिकवरी जो है वो बरामद की है। अभी ऑपरेशन जारी है, बड़े खुलासे हो सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मॉड्यूल तक पहुंचना चाहती हैं कि कौन कौन लोग देश के किन किन हिस्सों में जो है इस आतंकी नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं और कहां कहां इन लोगों के जो है वो तार हैं, और क्या कोई और रणनीति या किसी बड़ी वारदात को जो है वो अंजाम देने की फिराक में तो नहीं थे। ये अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लगातार पूछताछ जारी है। हालांकि जो तीसरा डॉक्टर है इनका साथी, वो अभी फरार चल रहा है। उसकी तलाश में लगातार सुरक्षा एजेंसियां जो है वो डिफरेंट एरियाज में दबिश दे रही हैं और इसके बाद बड़े खुलासे हो सकते हैं। जाहिर है जम्मू कश्मीर से फरीदाबाद तक इस साजिश को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे जम्मू कश्मीर की अगर बात करें खासतौर पर, तो किन किन मकामात पर इस वक्त ये अभियान चलाया जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं OGWs पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, मकामी लोगों से भी ताउन की अपील की गई है। इसके बाद कुछ सरकारी मुलाजिमीन को भी हिरासत में लिया गया है। देखिए सदफ, बिल्कुल जम्मू कश्मीर पुलिस हो या फिर जम्मू कश्मीर LG प्रशासन हो या फिर भारत सरकार हो, सीधा तौर पर साफ निर्देश है कि आतंक के खिलाफ प्रहार जारी रहेगा। आतंक को लेकर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं है। हाल ही में मैं पिछले बीते एक हफ्ते की बात बताता हूं कि एक हफ्ते के भीतर 2 सरकारी टीचर्स को जो है वो डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया गया था, जो कि आतंकी गतिविधियों में शामिल थे। उसके बाद कल की आपको बात बताता हूं, कल कठुआ में 2 SPOs जो वर्दी की आड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस में रहते हुए आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे, देश विरोधी अभियान चला रहे थे, उन दोनों को भी कल डिसमिस किया गया है। और इसके साथ लगातार कई कम्बिंग ऑपरेशन जो है वो आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों के जम्मू कश्मीर के डिफरेंट एरियाज में चल रहे हैं। और इसके साथ डिजिटल, टेक्निकल और साथ में जो टेलीकॉम के जरिए जो लोग आतंकवादियों को गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, उन पर भी प्रहार लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ी मुहिम जम्मू कश्मीर पुलिस चला रही है। जो सिम वेंडर है, जो सिम कार्ड बेचते हैं, उनका प्रॉपर जो है वो चेकिंग की जा रही है। ऐसे अनुमान है, ऐसी जानकारियां सूत्रों से मिली थी कि टेलीकॉम इन सिम कार्ड के जरिए ही कुछ लोग कनेक्टेड हैं सीमा के उस पार, तो उनका भी इस पूरे मॉड्यूल को बस्ट करना ये सुरक्षा बलों की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इसके साथ कई जगह ऑपरेशंस भी चल रहे हैं। किश्तवाड़ के अंदर, रजौरी, पुंछ जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ऑपरेशन चल रहे हैं। लेकिन ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि अनंतनाग में जो डॉक्टर पकड़ा गया था, उस डॉक्टर ने उससे पूछताछ के बाद जो उसका दूसरा साथी फरीदाबाद से पकड़ा गया है, जिससे भारी मात्रा में जो है वो जो सामग्री है, जो साजिश करता है, जो किस तरीके से आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं, वो पूरा जो है वो रिकवरी एक बड़ी की गई है। और ये भी बताया जा रहा है कि अभी कुछ ही समय के बाद शायद जम्मू कश्मीर पुलिस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। हालांकि हरियाणा पुलिस ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जानकारी दी है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के एक अधिकारी से जब हमारी बातचीत हुई है तो उन्होंने ये कहा है कि ये RDX ही है और साथ में ये सारी सामग्री जो है वो बरामद हुई है। अभी तीसरे शख्स की तलाश है, क्या वो कश्मीर में छिपा हुआ है या देश के किसी हिस्से में। तो लगातार आतंक के खिलाफ प्रहार जारी है और ये प्रोसेस चलता रहेगा, क्योंकि देश विरोधी ताकतों को यहाँ पर बढ़ावा नहीं दिया जा सकता, चाहे सीमा के उस पार से कोई साजिश हो या फिर जो लोग इसके अंदर बैठ के इस तरीके के हटकंडे अपना रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब जो है वो भारत सरकार की तरफ से। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। और वहीं जम्मू की नगरोटा असेंबली में होने वाले ज़िमनी इंतखाब को लेकर आज कड़ी सिक्योरिटी के बीच पोलिंग पार्टियां EVM मशीनों के साथ अपने अपने पोलिंग बूथों पर रवाना हो चुकी है। इस मौके पर चुनावी ड्यूटी पर जा रहे मुलाजिमीन ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से उन्हें चुनावी ड्यूटी से पहले पूरी तरह ट्रेन किया गया है और वो पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि वो अपने अपने वोटिंग सेंटर पर जाकर पुरअमन तरीके से वोटिंग के अमल को खत्म कराएंगे। बता दें कि नगरोटा असेंबली हल्के में कुल 57,893 वोटर्स हैं, जिनके लिए 150 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इन बूथों पर होने वाले मतदान से 10 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। गौरतलब है कि ये सीट बीजेपी MLA देवेंद्र राणा के इंतकाल के बाद खाली हुई थी, जिसके चलते अब इस सीट पर ज़िमनी इंतखाब होने जा रहे हैं। एक्चुअली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक बहुत प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये
आज की इलेक्शंस नहीं करवा रही, सिंस कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शंस करवा रही है। और इसका एक बड़ा अच्छा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है ट्रेनिंग्स का। हमारी ऑलरेडी 3 ट्रेनिंग सेशंस हो चुके हैं, उसमें हमें ऑलरेडी बताया गया कि कौन सी मशीन है, किस तरह करना है, कैसे मॉक पोल है, कैसे टेस्टिंग करनी है। और काफ़ी ज़्यादा लोगों की एप्रीहेंशन होती है कि पोलिंग बूथ पे की मशीन सही चली कि नहीं, जिसको मैंने वोट डाला कि उसकी पर्ची निकली कि नहीं निकली। वो सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह अगर कोई भी प्रॉब्लम है या किसी को कोई भी इशू है किसी वोटर को, तो आपको कैसे करना है, किस तरह उनको एंट्री देनी है, किस तरह अगर किसी वोटर का लिस्ट का नाम नहीं, आपको BLO के साथ किस तरह कोऑर्डिनेट करना है, और उसके अकॉर्डिंगली हम इलेक्शंस कराते हैं। कि हमें कोई 3 ट्रेनिंग की हमने, तो इससे पहले कोई 16 से स्टार्ट थी ट्रेनिंग, और उसके बाद हैंड्स ट्रेनिंग हुई हमारी। और अभी तक तो ठीक ही लग रहा है, EVM मशीन सब चेक की हमने, सारी अपने वर्किंग कंडीशन में है। तो अभी हम चेकिंग कर रहे हैं कि सारा मटेरियल हमारे साथ है कि नहीं है, तो उसके बाद हम अपने स्टेशन की तरफ रवाना होंगे। जैसे हमें बताया गया है कि हमें सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ नंबर शेयर किए गए हैं, और ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उन्हें कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके विद इन मिनट्स हमें मतलब उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा। उधर बड़गाम में सभी वोटिंग मटेरियल्स के साथ पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं और मुलाजिमीन ने जिला इंतजामिया की तैयारियों की तारीफ की है। 173 पोलिंग पार्टियों को सभी जरूरी इक्विपमेंट के साथ भेजा गया है। साथ ही डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर बड़गाम बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने वोटर से अपील की है कि वो अपने वोट का जरूर इस्तेमाल करें। कोई भी अपना आई कार्ड, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो कि हमने शाया किया हुआ है, 13 किस्म की आइडेंटिटीज जो है वो वहां दिखा सकता है कोई भी एक, और अपना वोट अंजाम दे सकता है। हमारे वहां पर पोलिंग स्टेशंस में जो हमारे बूथ अवेयरनेस ग्रुप्स हैं, वहाँ BLOs है, वहाँ पर जो सारा हमारा इलेक्शन के स्टाफ है वो इनको गाइड करेगा। और साथ ही साथ अगर किसी को किसी भी वोटर को कोई कंफ्यूजन लगता है, वो अपने नियरेस्ट BLO को उनसे बात करके उनको इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बड़गाम उपचुनाव में कल वोटिंग होने जा रही है और 11 तारीख जो है मुख्तस किया गया है कि इस तारीख को वोट्स डाले जाएंगे। और इस सिलसिले में आज 10 तारीख को जिला बड़गाम में जो मेन टाउन कॉन्स्टिट्यूंसी है, जितने भी पोलिंग स्टेशन है, तो उनके लिए अमला को तैयार किया जा रहा है और पोलिंग पार्टीज को डिस्पैच किया जा रहा है। और साथ साथ में अगर हम देखेंगे, जिला इंतजामिया बड़गाम ने तमाम लोगों से अपील की है कि इस जमहूरियत के जश्न में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, ताकि जो उनको हक मिले हैं वोट्स के, उन वोट्स का अच्छे से इस्तेमाल हो और वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने। जिला बड़गाम के हायर सेकेंडरी स्कूल से आज पोलिंग पार्टीज डिस्पैच हुई। 173 पोलिंग स्टेशन की तरफ ये पार्टीज जो है रवाना हो रही है और कल सुबह से जो है वोटिंग का अमल शुरू किया जाएगा और लोग अपना वोट कास्ट करेंगे। जिला बड़गाम से मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूरुल अमीन। इसी पर खास जानकारी के लिए बड़गाम से हमारे नुमाइंदे नूर जुड़ गए हैं, जम्मू से ख्वाहिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नूर, बड़गाम की बात करें तो तमाम चुनावी सरगर्मियां लगातार जारी है और सभी पार्टियां बेहद एक्टिव नजर आ रही है। पोलिंग पार्टियां भी रवाना हो चुकी है। किस तरह का माहौल देखने को मिलता है? क्या कुछ तैयारियां अब तक मुकम्मल हो चुकी हैं? जी सदब, ये जमहूरियत का जश्न है और जमहूरियत के जश्न में अगर देखा जाए बड़गाम असेंबली से 27 जो है, इसके लिए तमाम पोलिंग पार्टीज को रवाना किया गया है ताकि जो पोलिंग कल होने जा रही है, वोटिंग कल होने जा रही है, वो बड़ी आसानी से हो और तमाम जो फैसिलिटीज हैं वहां पर मौजूद हो। अगर हम बात करेंगे, आज सुबह से ही पोलिंग पार्टीज की रवानगी का सिलसिला जिला बड़गाम के हायर सेकेंडरी स्कूल से जारी रहा और यहाँ से 173 पोलिंग पार्टीज रवाना हुई। तकरीबन 1,26,525 के आसपास वोटर्स जो है वो कल EVMs में अपने वोट्स को डालेंगे और जो यहाँ पर 17 कैंडिडेट्स है उनके तकदीर का फैसला कल वोटर्स करेंगे। और ओवरऑल अगर हम देखेंगे, आज सुबह से ही सरगर्मियां काफी ज्यादा थी जिला बड़गाम में। जो बड़गाम मेन टाउन कॉन्स्टिट्यूंसी है, मेन हेडक्वार्टर्स है, यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और साथ साथ में जो पोलिंग पार्टीज है उनके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हो, चाहे उनके लिए खाने पीने की फैसिलिटीज हो, तमाम चीजों को जो है मद्देनजर रखते हुए सारी फैसिलिटीज को वहां पर रखा गया था। और साथ साथ में यहाँ से जो ट्रैफिक डाइवर्शन भी लिए गए थे, क्योंकि ये जो इलेक्शन है बाईपोल्स है, खाली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बड़गाम में हो रही है, मेन टाउन कॉन्स्टिट्यूंसी में, और इसके आसपास में जितने भी इलाके, चाहे खान साहब की बात करें, चार शरीफ की बात करें, बीरवा की बात करें, तो वहां से जितने भी गाड़ियां आती हैं उनके लिए डाइवर्शन रखे गए हैं ताकि उनको भी कोई मुश्किलात का सामना ना हो। ओवरऑल अगर हम देखेंगे, ये जमहूरियत का जश्न जो है पिछले 1 महीने से हम लगातार देख रहे हैं कि कैसे जो मुख्तलिफ पार्टीज के कैंडिडेट्स कैंपेनिंग में हिस्सा ले रहे थे और कल जो है, कल बाज़ाब्ता वोटिंग होगी। इस सिलसिले में
डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बिलाल मोहिद्दीन ने लोगों से अपील की है कि वो इस जमहूरियत के जश्न में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने वोट को कास्ट करे और अपनी नुमाइंदे को चुने। और जमहूरियत का यही खूबसूरती हमारी बात वर्ष की है कि जो जमहूरियत का जश्न यहाँ पर मनाया जाता है, जो जमहूरियत में यहाँ पर हक दिया गया है वोटर्स को, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो पूरे बड़गाम में ये जश्न के मनाजिर हमें देखने को मिल रहे हैं। और साथ साथ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने भी काफी इंतजाम किए हैं ताकि किसी को भी कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी बिल्कुल। शाहीन नगरोटा सीट की बात करें तो कितने पोलिंग बूथ्स कायम किए गए हैं, साथ ही साथ किस तरह की तैयारियां मुनाकिद की गई है? कड़ी सिक्योरिटी भी नजर आ रही है और ऐसे में बड़ी तादाद में जो वोटर्स हैं उन्हें भी शामिल होने की अपील की जा रही है। देखिए, बिल्कुल ये लगभग 98,000 वोटर जो हैं वो वोट कास्ट करेंगे कल, और इसके 150 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। आज पोलिंग पार्टी सबके पॉलिटिक्स कॉलेज डिस्पैच हुई है। आपको बता दें कि जो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी है ये पहाड़ी टेरेन है, बड़े दूर दूर गाँव हैं, इसके ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं और कई पोलिंग पार्टी को पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने में काफी दिक्कत होगी। इसको लेकर पहले से उनको तैयारी करवाई गई है, उनकी कैपेसिटी भी कराई गई है। लगभग 10 कैंडिडेट जो हैं वो किस्मत का कल जो है वोटर को चयन करेंगे कौन आने वाले समय में नगरोटा विधानसभा का एमएलए होने वाला है। मरहूम कविता सिंह राणा की जो सुपुत्री है देवयानी राणा, वो बीजेपी से कैंडिडेट है और एक मजबूत दावेदार मानी जा रही है। साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की शमीम बेगम है, नेशनल पैंथर पार्टी के हरदेव सिंह हैं, उसके अलावा जम्मू कश्मीर जो पंचायत कॉन्फ्रेंस के अनिल शर्मा है, आम आदमी पार्टी के जोगिंदर सिंह हैं, ये तमाम लोग हैं इंडिपेंडेंट भी हैं। तो साफ तौर पर काफी इंटरेस्टिंग चुनाव है। लेकिन बड़ी बात है किस तरह कविता सिंह राणा पिछले लंबे वक्त से वहाँ पे विधायक रहे हैं और उसके विधायक रहते हुए उन्होंने बहुत लोगों के साथ अपना जुड़ाव बना के रखा है। ऐसे में उनके जाने के बाद उनकी सपुत्री को बीजेपी ने टिकट दिया है और वो प्रॉपरली कंपेन भी कर रही है, काफी मजबूत मंच जा रही है। लेकिन इस तरह से सारे समीकरण है, आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि जो विनिंग मार्जिन है वो पिछली बार से कम हो, लेकिन बड़ी दावेदारी जो है बीजेपी की मंच जा रही है क्योंकि जो वोटर है वो काफी हद तक बीजेपी को वोटर रविंद्र राणा को सपोर्ट करता है। हालांकि रविंद्र राणा के जाने के बाद एक सिंपैथी वोट उनकी डॉक्टर को मिलने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। ऐसे में आप कह रहे हैं, देख सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से कंपेन किया गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी किया, पंचायत पार्टी भी कर रही है, उसके साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कर रही है, नेशनल भी कर रही है। चुनाव काफी इंटरेस्टिंग है। साथ ही साथ अगर सुरक्षा की बात करें तो पुलिस पूरी तरह से वहाँ पे चौकस है, फोर्स तैनात की गई है। आज जब से एसएसपी जोगिंदर सिंह, एसएसपी रूरल और जो कंसर्निंग एसएचओ हैं, एसपीओ हैं, वो सभी जो है उसने आज एक ज्वाइंट जो है ग्राउंड पर जाकर सिनेरियो को चेक किया और कहीं ना कहीं कल की तैयारियों को लेकर भी जायजा लिया कि किस तरह से कल जितने पोलिंग स्टेशन है वहाँ कैसी सुरक्षा जो है वो प्रदान की जा रही है। ओवरऑल सुरक्षा भी साफ तो बंद है, पोलिंग पार्टी की डिस्पैच हो रही, कल अर्ली मॉर्निंग से शाम तक जो है पोलिंग होगी और उम्मीद यही है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो पिछली बार से बेहतर होगा क्योंकि मौसम भी बहुत बेहतर है और लोग चाहते भी हैं कि वो जम करके वोट करें और अपना नुमाइंदा है जी। बिल्कुल नूर, इसके साथ ही अगर बड़गाम में पार्टी के उम्मीदवारों की बात करें तो उन्हें लेकर किस तरह का माहौल देखने को मिला, जहां तीनों ही पार्टियां अपने उम्मीदवारों की जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि अवाम का रुख किस तरफ नजर आ रहा है, लेकिन जमीनी सतह पर जो माहौल है वो किस तरह का बना हुआ है। जी सदम, अगर बात की जाए जो मेन स्ट्रीम पार्टीज है, खासतौर पर जो रीजनल पार्टीज यहाँ से काफी अरसे से मौजूद है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो उनके जो लीडरान है वो यही क्लेम कर रहे हैं, यही दावे कर रहे हैं कि वो ये इलेक्शन जीतेंगे। और बदस्तूर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस यही दावा कर रही है कि जो 1978 से लेकर जो है यहाँ इलेक्शन नहीं हारी है, तो बिल्कुल वही सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे। वही अगर बात की जाए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी यही दावा कर रही है कि अब की बार जो है 72 साल के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो धकेल देगी, वो पीछे छोड़ देगी। और साथ साथ में अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी ने जितने मेन फोर्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया है, या अगर हम बात करेंगे जितने लीडरशिप उन्होंने यहाँ पर कैंपेनिंग में लाई है, तो वो भी कहीं ना कहीं ये दावा कर रही है कि जो बीजेपी है अब की बार बड़गाम जिला से ही जो है एंट्री करेगी वादी में। और साथ साथ में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात करेंगे, चाहे मुंतजिर मोहिद्दीन की बात हो या यहाँ पर जिब्रान डार की बात हो, वही अगर बात करें नजीर अहमद खान की जो यहाँ पर एक्स डीडीसी प्रेसिडेंट चेयरमैन रहे हैं, तो वो भी दावा कर रहे हैं कि वो इस सीट को जीतेंगे। लेकिन जो असल में पावर रखती है वो जनता रखती है, वोटर्स रखते हैं, और कल जो है वही पावर का इस्तेमाल वोटर्स करेंगे। ईवीएम में जो है वो कैंडिडेट्स के तकदीर को बंद करेंगे और 14 तारीख को ये तय होगा, ये
सामने आएगा कि कौन सी पार्टी के कैंडिडेट को लोग जो है वोट देंगे और कौन सी पार्टी के मंशूर के साथ लोग जाएंगे। ओवरऑल अगर हम देखेंगे बड़गाम असेंबली सेगमेंट में काफी गहमा गहमी रही जब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये नोट शाया की या अनाउंसमेंट उन्होंने की कि दोनों सीट्स पर यानी नगरोटा और बड़गाम में बाय इलेक्शन होंगे, तब से लेकर बहुत सारी सरगर्मियां हमें बड़गाम में और नगरोटा में देखने को मिली, खासतौर पर बड़गाम में, क्योंकि यहाँ पर 17 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। और अब की बार जो अगस्त गुलाम मेहदी का चुप रहना वो भी कहीं ना कहीं यहाँ की जो असेंबली सेगमेंट में है वो असर उसका देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो तमाम पार्टी जो है ये दावा कर रहे हैं कि वो यहाँ से जीत हासिल करेंगे, लेकिन वोट किसको लोग देंगे ये कल तय होगा और 14 तारीख को जो ही काउंटिंग होगी तो लोगों ने किस पार्टी को सपोर्ट किया, किस चीज का समर्थन किया, ये सामने आएगा। जी तो फिलहाल कड़ी सिक्योरिटी के साथ चुनावी तैयारियां लगातार जारी हैं। पोलिंग बूथ पर भी सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। नूर ख्वाहिश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। वहीं गांधरबल जिले के बेला वुस्तान इलाके में आज 18 साल की उल्फत बानो की लाश पावर कैनाल के पास बरामद हुई है। अफसरान के मुताबिक उल्फत बानो कल आई तेज बहाव वाले कैनाल में अचानक बह गई थी, जिसके बाद एसडीआरएफ गांधरबल और पुलिस मकामी लोगों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद लड़की की लाश बरामद कर ली गई है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए इलाकाई अस्पताल भेजा गया है। वहीं हादसे की जांच भी पुलिस ने शुरू कर दी है। वादी कश्मीर में शदीद सर्दी का दौर शुरू हो गया है। बारामूला जिले में टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे कई इलाकों में पानी जम गया है। ये हालात वादी में चिल्लई कला यानी सर्दियों के 40 दिन के सबसे ठंडे दौर के पहले ही देखने को मिला है। सयाह इस वक्त बर्फ से ढकी वादियों की खूबसूरती और ठंडे मौसम का मजा ले रहे हैं, लेकिन मकामी लोगों के लिए ये मौसम कई मुश्किलात लेकर आता है। फिर भी बारामूला, गुलमर्ग और दूसरे टूरिस्ट मकामात पर सयाहों की अच्छी भीड़ देखी जा रही है। मुझे कश्मीर बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे जो ठंडी ठंडी हवा है, ठंडी ठंडी वादियाँ, ये सब बहुत ही ब्यूटीफुल है। इट्स रियली नाइस प्लेस टू विजिट ड्यूरिंग विंटर्स। और अभी स्नोफॉल तो नहीं हुआ, मैं वेट कर रही हूँ कि हम लोग थोड़ा और ऊपर जाएंगे ताकि हम स्नोफॉल वगैरह स्की करना है, मुझे करना है स्की। तो थैंक यू। कश्मीर बहुत अच्छा है। कश्मीर, जम्मू कश्मीर मुझको बहुत लॉन्ग टाइम से आना का पसंद था, तो अब जरा है। वेदर कैसा लगा? वेदर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उतना ठंडा भी नहीं है, उतना गर्म भी नहीं। जो लोग यहाँ आने का इच्छा करता है तो थोड़ा गरम कपड़े पहन कर आ सकते हैं। आजकल ऐसा लग रहा है कि हम चिल्लई कलां से गुजर रहे हैं। अगर हम ये कहें कि 10 मिनट के लिए अगर सूरज बादलों के अंदर से छुपा रहे तो इसमें क्या हो जाएगा कि चिल्लई कलां की सूरत इख्तियार कर लेगा। इतनी ठंडी है अभी यहाँ पे, सूरज भी निकला हुआ है लेकिन ठंडी भी बहुत है। टूरिस्ट के लिए मैसेज ये है कि आप आइए और इस ठंडी का जो नज़ारा है वो आप देख लीजिए, क्योंकि बर्फ भी पिछले हफ्ते यहाँ पे पड़ चुकी है अफरवट और कोंगडोरी में। अभी वहीं पे मौजूद है 2 इंच और ऊपर अफरवट में 3-4 इंच मौजूद है। आप गुलमर्ग का नज़ारा ले लीजिए, यहाँ पे ठंडी हवाएं भी है और अच्छी खासी धूप भी है, और वो गुलमर्ग का आप इंजॉय कर दीजिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। एक तरह से जम्मू कश्मीर लता।